नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें और उस पर तबसरा करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह कारवार शहर के बैतकोल नामी एक लेडी बीच में तुर्के नामी एक 500 किलोग्राम की मछली मिली है और जो तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। अमेरिका ने चीन पर जवाबी कार्रवाई करके एक इलाके से अमेरिकी सिफारतखाना बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज चौहान को कोरोना पाया गया है। बेंगलुरु में एक उर्दू टीचर को सही इलाज ना मिलने की वजह से 3 दिन तक घूम घूम करके आखिरकार उसका टीचर का इंतकाल हो गया है। इसी तरह कार में खेलते हुए 2 बच्चों के इंतकाल होने की खबर आ रही है, वो भी तफसीरें आप लोगों के सामने रखी जाएंगी। मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह जो है दहली फसादात को लेकर के एक शख्स लगातार केस दर्ज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन केस दर्ज नहीं कराया जाए, उनकी तस्वीर भी रखूंगा। और आशीष केथान की मैं एक हकीकत आशना और आंखें खोलने वाली एक आर्टिकल आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, जो एक आज़ाद सहाफ़ी हैं, बेहतरीन अंदाज में क़लम निगारी करते हैं, दिल्ली हुकूमत के डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन के साबिक सदर भी रह चुके हैं। मैं उनकी वो आशीष खेतान नामी इस मजमून निगार का मजमून भी आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तफसीलात में जाने से पहले नाज़रीन आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को 200 तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, इदारे को मजबूत करें, लिंक को शेयर करें। इज्तिमाई कुर्बानी के लिए अभी 2 दिन बाकी हैं, 3 दिन यहाँ आप अपना नाम लिखवा सकते हैं जो लोग हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद हैं, और वो नंबरात नीचे दिए जा रहे हैं। नाज़रीन गिरामी सबसे पहले मैं हैदराबाद की खबर आप लोगों के सामने रखूं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में मुतअद्दिद ऐसे अफराद गायब हो गए हैं जो कोरोना मुस्बत पाए गए थे। इन तमाम अफराद का पता लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुश्किल है कि इन सभी ने गलत फ़ोन नंबर और पते फराहम किए हैं। इस सनसनीखेज़ इंकशाफ होने के बाद से इंतज़ामिया सख्ते में है और मरीजों की तलाश ज़ोरों शोरों से की जा रही है। इधर शहर में कोरोना से मुस्बत पाए जाने वाले अफराद आवाम में घूमते फिरने की खबर मंजर आम पर आने के बाद आवाम में बेचैनी पाई जाती है। कोरोना के लिए मुआयना करवाने के बाद उनकी रिपोर्ट आने में 4 दिन लग जाते हैं। इसी दौरान ये मुस्बत अफराद आवाम में घूम रहे हैं, जिसके नतीजे में कोरोना के मामलात में इजाफे का खदशा है और अहदेदारों के लिए उनका पता चलाना दर्द सर बन गया है, क्योंकि उन्होंने तमाम रिकॉर्ड और तमाम दस्तावेज़ात गलत जमा किए थे और नंबरात भी गलत दिए थे। ऐसे मुआवने करवाने वाले तिब्बी एहलकारों को यकीन दहानी करवा रहे हैं कि वो होम आइसोलेशन में रहेंगे, ताहम घरों में रहने के बजाय बाज़ारों आम मकामात पर घूम रहे हैं, जिससे कोरोना के मामलात के बढ़ने का खदशा है। अहदेदारों के मुताबिक तकरीबन 3000 ऐसे मुस्बत अफराद से रब्ता नहीं हो सका जिन्होंने अपने मुआयने करवाए, लेकिन अपने पते और फ़ोन नंबरात गलत दिए हैं, जिससे उनका पता चलाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन इस खबर से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 3000 के करीब ऐसे अफराद जिनकी रिपोर्ट मुस्बत आई थी वो अगर महफिलों में, बाज़ार में और भीड़ भरे रास्तों में अगर घूम रहे हैं, तो सोचिए कि किस तरह की जो है सूरत हाल पैदा होगी। और बिलखुसूस ऐसे हालात में दहशत में आना लाजमी बात है। ये इंतज़ामिया की भी लापरवाही है और जो लोग इस तरह के दस्तावेज़ात और पूरे डिटेल्स कलेक्ट करते हैं उन लोगों की भी लापरवाही यहाँ पर साफ तौर पर निकल करके सामने आती है, जिसको संजीदगी से लेना चाहिए। नाज़रीन मैं आपको ले चलता हूँ इस वक्त उत्तरा कन्नड़ा के ज़िले कारवार की जानिब, जहाँ बैतकोल नामी एक लेडी बीच से मशहूर एक बीच है, साहिल समंदर है। वहाँ पर मछली शिकार के दौरान एक ऐसी मछली मिली है जिसको तुर्के कहा जाता है, और ये खालकाली और मखसूस इलाक़ों में मछली दरियाफ्त होती है। और बताया जा रहा है कि छोटी सी मछलियों की शिकार के लिए बिछाए गए जाल में ये इतनी बड़ी मछली जो है शिकार होकर के मिली है, फंस गई है, और लगभग 500 किलोग्राम तक इसकी वज़न बताया जा रहा है। इस वक्त ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि शार्क जो मछली है उसी के ख़ानदानी मछली कही जाती है। इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। मकामी ज़बान में जहाँ इस मछली को पकड़ा गया है वहाँ इसको तुर्के कहा जाता है। हिंदू महासागर में जो है इस तरह की मछलियाँ जो 2-2 मीटर लंबी होती हैं और वज़न भी ज़्यादा होता है, वहाँ इसको जो है मिलने की बातें कही गई है। फ़िलहाल कारवार से ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। नाज़रीन अमेरिका पर चीन की जवाबी कार्रवाई हो चुकी है। जी हाँ, अमेरिका और चीन के दरमियान रिश्तों में तलखियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ अमेरिका ने चीन के खिलाफ कई इकदाम किए हैं, वहीं चीन ने भी इसका जवाब देना शुरू कर दिया है।
गुज़िश्ता बुध के रोज़ चीन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने जहां ह्यूस्टन वाक़ई चीनी कौंसलेट बंद करने का हुक्म दिया था, वहीं अब चीन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए चेंगदो वाक़ अमरीकी कौंसलेट जनरल को बंद करने की हिदायत दे डाली है। यानी वो जिस तरह से कौंसल खाने बंद करवाता जा रहा है, इसी तरह चीन भी उसी अंदाज में जवाब देता हुआ जा रहा है। अमरीकी सिफारतखाना बंद करने से मुतालिक चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने बयान दिया है कि ह्यूस्टन वाक़ चीनी सिफारतखाना बंद करने के अमरीकी फैसले के खिलाफ ये ज़रूरी और मुनासिब कदम है। अमेरिका के जरिए ह्यूस्टन में चीनी कौंसलेट को बंद करने का हुक्म देने के बाद चीन की तरफ से उठाए गए इस कदम को इंतकाम की शक्ल में देखा जा रहा है। खबर रसा इदारा सनहवा के मुताबिक एक बयान में हुकूमत चीन ने अमरीकी कौंसलेट सफ़ीर की जानिब से चलाए जा रहे सभी कामों प्रोग्राम पर पाबंदी लगाने के बारे में कुछ ख़ास ज़रूरियात का भी तज़किरा किया है। तो नाज़रीन, इस तरह से एक एक करके इस वक्त दोनों मुल्कों के माबैन जो है खलीज बढ़ती जा रही है और अलग अलग अंदाज में ये जवाबन कार्रवाई चलती जा रही है, जिसकी वजह से महसूस होता है कि जो है इसका असर इस वक्त जो है आलमी सतह पर जो इक़्तिसादी तौर पर भी पड़ने वाला है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के यहाँ बीजेपी हुकूमत चल रही है, आप जानते हैं। उसके वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान कोरोना मुतासिर पाए जाने के बाद आज क्वारंटाइन में चले गए हैं। शिवराज चौहान ने खुद एक पैगाम के जरिए कोरोना पॉजिटिव होने की तस्दीक की और सभी से अपील भी की है कि कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए ज़रूरी इक़दाम पर अमली लाजमी तौर पर करें और जो लोग उनके साथ रह रहे थे या उनके साथ मीटिंग की हुई है वो सब खुद को जो है क्वारंटाइन कर दें। उन्होंने लिखा है कि अवामी तौर पर जारी पैगाम में मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूँ। मेरे सभी साथियों से अपील है कि जो भी मेरे राब्ते में आए वो अपना कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे नज़दीकी राब्ते वाले क्वारंटाइन में चले जाएं। मैं कोरोना गाइडलाइन पर पूरी तरह से अमल कर रहा हूं। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक खुद को क्वारंटीना करूंगा और इलाज करवाऊंगा। मेरी रियासत के आवाम से अपील है कि एहतियात रखें, ज़रा सी बेहतियाती कोरोना को दावत दे देती है। तो इस तरह नाज़रीन, मध्य प्रदेश के इस वक्त सीएम भी कोरोना की जद में आ गए हैं। नाज़रीन, बेंगलुरु से हमेशा की तरह एक और अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि एक उर्दू टीचर को मुनासिब तौर पर इलाज न मिलने की वजह से वो इंतकाल कर गई हैं। जी हाँ, उनको एक हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, इसकी वजह से जो है वो शिवाजी नगर में जो हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है, जिनको 3 दिनों के बाद एडमिट करने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु के डीजे हल्ली के सरकारी उर्दू स्कूल में पढ़ाने वाली ये टीचर जो है कोविड-19 सर्वे का काम किया करती थी और उसके बाद जो है खुद पॉजिटिव हो गई और उसके लिए जो है पूरी रात रिक्शे में ऑक्सीजन पर रख करके पूरे शहर में कहीं बेड मिल जाए, कहीं इलाज के लिए जगह मिल जाए, लेकिन उनको कहीं बेड नहीं मिला। बिलाखिर जो है उनको शिवाजी नगर के बोरिंग हॉस्पिटल में दाखिल किया गया, लेकिन वहाँ पर इलाज नहीं हो पाया, बल्कि इलाज समरावर नहीं हुआ, वो वहाँ इंतकाल कर गई हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले उनको जो है बुखार आई थी, उसके बाद जो है सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। जैसी सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी उनको रिक्शे में रख करके जो है खुसूसी हस्पतालों का दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन कहीं भी खाली बेड नहीं मिला। बिलाखिर जो है बोर्डिंग हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया, लेकिन वहाँ वो इंतकाल कर गई हैं। तो इस बात से आप साफ तौर पर इस खबर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ हालात इस वक्त जो है बेंगलुरु में बने हुए हैं कि निजी हॉस्पिटल्स में आपको कहीं भी बेड दरियाफ्त नहीं है। मतलब ये है कि जो है कोविड-19 के मुतासिरीन की तादाद और बीमार और मरीज़ों की तादाद जो है लगातार इजाफा हो रहा है और इस तरह के हालात लगातार बनते ही जा रहे हैं। नाज़रीन, आइए मैं चेन्नई की एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखूं कि बारहा हम लोगों ने इस खबर को सुना है कि शॉपिंग करते वक्त माँ बाप ने अपने बच्चों को कार में छोड़ा और निकल गए और वापस आने पर दम घुटने पर मर गए। ऐसी एक खबर आ रही है, लेकिन इस बार जो खबर आ रही है वो ये कि जो है जो एक्सीडेंट होकर के पूरी तरह से नाकाबिल इस्तेमाल होने वाली एक कार में 2 बच्चियां खेल रहे थे, लेकिन वो खिड़कियां खुल नहीं पा रही थी एक्सीडेंट की वजह से। इस वजह से अंदर खेलते खेलते उनका जो है सांस रुक जाने की वजह से वो जो है बच्चियां इंतकाल कर गई हैं। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची ज़िले में जुमेरात के रोज़ ये वारदात पेश आई थी और महलूक बच्चों की जो शनाख्त जो हुई है वो राजेश्वरी जिसकी उम्र 4 बताई गई, वनिता जिसकी उम्र 7, दोनों ने जो कई दिनों से यहाँ पर जो है नाकाबिल इस्तेमाल कार पड़ी हुई थी एक्सीडेंट की वजह से और इसकी खिड़कियाँ वगैरह खुल नहीं रहे थे। खेलने के लिए अंदर चले गए, लेकिन किसी तरह से बाहर निकल नहीं पाए और फिर जो है दम घुटने की वजह से उनका जो है देहांत हो गया। ये कलदीपा मंगलम नामी इलाके की ये बच्चियाँ मुकीम थी। नाज़रीन गिरामी, एक अहम तरीन तस्वीर में आपको इस वक्त दिखाते हुए दहली फसादात की होलनाकियों को बयां करना चाहता हूँ।
फरवरी में जो फसादात यहाँ हुए उससे आप वाकिफ़ हैं। ये जो तस्वीर देख रहे हैं उनका नाम मोहम्मद नासिर खान है, जो गली नंबर 6 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो नॉर्थ गोंडा का इलाका कहा जाता है वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, रिहाइशी हैं वहाँ के। इनके पड़ोसी ने उस मौके पर इनके आंख पर हमला करते हुए इसको फोड़ दिया था और उसका नाम है नरेश त्यागी। न सिर्फ इन पर हमला किया लेकिन अभी तक लगातार इनको धमकियां भी देता हुआ आ रहा है और त्यागी के खिलाफ ये मुसलसल एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस थाने में ना एफआईआर दर्ज कर रहे हैं बल्कि उल्टे से जो है इन्हीं को जो है धमकियां मिल रही हैं। जो हमलावर त्यागी है उसकी जानिब से भी और पुलिस की जो है ये आमल आप देख सकते हैं कि किस तरह है। तो नाजरीन, जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है वो तमाम लोगों के सामने है। बारहा हमने इस तरह की रिपोर्ट आप लोगों के सामने जब भी सामने आती है वो चार्जशीट के हवाले से मैं रखता हूँ। इसी बात को लेकर के आशीष खेतान जो कि एक मशहूर सहाफ़ी भी हैं और मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज थे, उन्होंने एक चश्मकुशा तहरीर लिखी है जो चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के सामने रखूँ। और उन्होंने गोधरा में जो फसादात पेश आए और दिल्ली में जो फसादात पेश आए उसको मिलाकर के एक बेहतरीन मजमून लिखा है। उन्होंने लिखा है कि ये देखना अजीब है कि दिल्ली फसादात और सीए मुखालिफ मुजाहिरों से मुतालिक मामलों के लिए मरकज़ी हुकूमत स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के तौर पर अपने पसंद के वकीलों की तकर्रुरी के लिए इस तरह से मुतमन्नी है। क्या मरकज़ इंसाफ दिलाने के लिए ईमानदार और गैर जानिबदार वकीलों की तकर्रुरी करना चाहता है? हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, क्योंकि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के वज़ीर आला थे तब फसादात के मामलों को कमज़ोर करने में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के दफ्तर के गलत इस्तेमाल का एक अहम रोल रहा था। मैं 2007 में खुफिया तौर पर गुजरात फसादात के सच की तलाश में गया। 6 महीने से ज़्यादा वक्त तक मैंने खुफिया तरीके से कई दंगाइयों साजिश में शामिल लोगों के गैर अदालती इकबालिया बयानात को दर्ज किया, जिन्होंने मेरे सामने आदमियों, औरतों और बच्चों के कत्ल, उनकी लिंचिंग और उन्हें जलाने की कहानियाँ सुनाई। उन्होंने मुझसे कहा कि वो इतनी बड़ी तादाद में लोगों का कत्ल सिर्फ पुलिस की मदद की वजह से कर पाए। 60 घंटों के स्टिंग टेप में बाद में बाबू बजरंगी, माया कोडनानी, सुरेश चरा, प्रकाश राठौड़ और दूसरे मुलजिमों के कसूरवार साबित करने में अहम साबित हुए। सीबीआई ने इन टेप्स की फॉरेंसिक जांच की और उन्हें असली पाया। सुप्रीम कोर्ट के जरिए बनाई गई स्पेशल जांच टीम एसआईटी ने उन्हें ट्रायल अदालतों के सामने सबूत के तौर पर पेश भी किया। मैंने अदालतों में इस्तिगासे के गवाह के तौर पर गवाही दी। नरोदा पाटिया मामले में ट्रायल कोर्ट से स्टिंग ऑपरेशन को पुख्ता, काबिल एतमाद और भरोसेमंद सबूत बताया, लेकिन इन टेप्स में इंकशाफात का एक सेट था जिसको एसआईटी ने प्रोसिक्यूटर टेबल पर एविडेंस नहीं समझा। ये गुजरात स्टेट के जरिए मुकर्रर किए गए उन अहम पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कबूलनामे थे जिन्होंने बताया था कि कैसे फसादात के मामलों को मुनज़्ज़म तरीके से कमज़ोर करने के लिए ऐसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किए गए जो या तो संघ परिवार के विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस जैसे ग्रुपों के मेंबर थे या हिंदुत्व के हिमायती। ये समझते हुए कि मैं एक शिद्दत पसंद हिंदू हूँ, उन्होंने ऐसे कई मामलों की तफसीलात मुझसे शेयर किए जहां उन्होंने मुस्लिम मुतासिरीन को अपने बयान वापस लेने के लिए धमकाया या हिंदू मुलजिम और दंगा मुतासिरीन या गवाहों के बीच समझौता करवाया था। 3 टॉप पब्लिक प्रोसिक्यूटर अरविंद पंड्या और दिलीप त्रिवेदी और भारत भट्ट टेप में थे जो खुद को फंसाने वाला बयान दे रहे थे। दिलीप त्रिवेदी जो कि उस वक्त विश्व हिंदू परिषद की गुजरात इकाई के जनरल सेक्रेटरी थे, उनको गुजरात सरकार की जानिब से महासाना जिले में सीनियर पब्लिक प्लेडर मुकर्रर किया गया था। फसादात के दौरान महासाना सबसे ज्यादा मुतासिरा इलाकों में से एक था। उनके कबूलनामे का मतलब था कि रियासत की पुलिस, इस्तिगासा और दिफाई फरीक में ऐसे ग्रुप थे जो मिलकर दंगाइयों को बचाने के लिए काम कर रहे थे। त्रिवेदी को इस टेप में कहते सुनाया जा सकता है कि मैंने गुजरात के तमाम मामलों को ऑर्डिनेट किया है। विश्व हिंदू परिषद का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैंने अदालतों में तमाम मामलों में कोऑर्डिनेट किया है, इसलिए सारे वकीलों ने मुझे अपनी बिला मुआवजा खिदमात दी और यही वजह है कि वो मेरे इतने करीब हैं। इस्तिगासा और दिफाई फरीक के बीच कोऑर्डिनेट करने के अलावा त्रिवेदी ने कहा कि वो डीजीपी, उनके मातहत आने वाले डीआईजी और एजीपी जैसे लोगों के साथ भी तालमेल करने का काम कर रहे थे। ये सब मुमकिन कैसे किया, ये समझने के लिए रिकॉर्डिंग के कुछ अहम हिस्से देखिए। खेतान महसाने में कितने मामले दर्ज हैं? त्रिवेदी महसाने में 182 शिकायतें दायर की गई थी, जिनमें से 78 मामलों में चार्जशीट दर्ज की गई, 2 मामलों में उसे बाद में दर्ज किया गया। इन 80 मामलों में 3 इल्तिवा में हैं, 3 या 4 बाकी 76 बंद हो गए। खेतान हिंदुओं के हक में
त्रिवेदी सिर्फ 2 मामलों में इल्जाम साबित हुआ, बाकी 74 मामलों में तमाम मुलजिमों को बरी कर दिया गया। उन 2 मामलों में जिनमें इल्जाम साबित हुआ था हमने एक में अपील की और मुलजिम को बरी करा लिया, दूसरे में हमने हाई कोर्ट में अपील दायर की, अपील की मंजूर किया गया है और मुलजिम को जमानत मिल गई है। वो इल्ज़ाम भी गलत था, कुछ अजला में वो भी जेलों में हैं। 3000 से ज़्यादा हिंदुओं को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से सिर्फ 100 या 150 लोग ही हैं जिन्हें अभी तक जमानत नहीं मिली है। तो नाज़रीन, एक बहुत लंबी कहानी है। उन्होंने अपने टेप के ज़रिए से, अपने तमाम तफसीलात के ज़रिए से ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से जो है पूरी तरह पुलिस का सहारा लेकर के या फिर जो है दिफाई वकील जिनको चाहिए था कि वो बेकसूरों को, मासूमों को, मजलूमों को इंसाफ दिलाते, बल्कि जो उसके बरखिलाफ ये सरकारी वकीलों ने जिस तरह गोधरा फसादात में, गुजरात फसादात में काम किया, उसी तरह का नक्शा जो है इस वक्त यहाँ दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, जो इस वक्त यहाँ फसादात हैं। उन्होंने एक जगह लिखा है कि SIT के सदर RK राघवान का तबसरा था, ये पाया गया है कि माजी में मुकर्रर किए गए कुछ लोग असल में या तो मुख्तदिरा पार्टी या उसके लिए हमदर्दी रखने वाली तंजीमों से सियासी तौर पर जुड़े हुए थे, लेकिन SIT ने वज़ीर आला नरेंद्र मोदी समेत रियासत के सीनियर अहदेदारों के खिलाफ बड़ी साजिश का मामला नहीं बनाया, क्योंकि उसका मानना था कि उन इल्ज़ामात को साबित करने के लिए प्रोसिक्यूटर टेबल एविडेंस नहीं थे। प्रोसिक्यूटर टेबल एविडेंस की कमी का ढिंढोरा तब से बीजेपी मोदी के लिए क्लीन चिट के तौर पर पीट रही है, यानी कि एविडेंस ना होने की वजह से मोदी हुकूमत को क्लीन चिट दिए जाने की बात बारहा हम लोग अखबारात में पढ़ते हुए आए, और गुजरात फसादात में जो चीज़ें सामने आई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ हम लोगों के सामने हैं। नाज़रीन, इसी तरह का मंजर इस वक्त जो है यहाँ पर दिल्ली फसादात में देखने को मिल रहा है कि किस तरह या तो जो लोग इस वक्त मजलूम हैं उनके रिकॉर्ड बयान नहीं किए जा रहे हैं, उनके FIR दर्ज नहीं किए जा रहे हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको धमकियाँ मिल रही हैं, अलग अलग किस्म से जो है इस वक्त दिल्ली फसादात की सच्चाइयाँ निकल कर के आ रही हैं। यही वजह है कि आशीष खेतान ने उसी पस मंज़र में इस चीज़ को पेश करते हुए कि किस तरह से जो है कानूनी कार्रवाइयों के दौरान, मुकदमा जब चलते हैं उसके दौरान जो है सरकारी वकील जिनका काम ये होता है, जिम्मेदारी ये होती है कि जो मजलूम हैं, जो मुतासिरा फसादात से जो है मुतासिर हुए हैं, उनको इंसाफ दिलाने के बजाय वो किस तरह जो है जालिमों के साथ ही चल निकलते हैं और उनको जिनको गिरफ्तार कर लिया जाता है उनके जो है बेल मिलने के लिए, ज़मानत मिलने के लिए खुफिया तौर पर काम करते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने इस बयान में, अपने इस तहरीर में बयान करने की कोशिश की है। बहुत लंबा मजमून है, मैंने खुलासा आपके सामने रखा, तो आप इसको समझ करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह गुजरात मॉडल को अपनाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली में। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।